अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर, सही है। और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है इसमें हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सही है, तो पहला जो लेवल होता है वो होता है हमारा एटॉमिक लेवल। सही, हमें ये पता है, केमिस्ट्री में बताया जाता है, फिजिक्स में भी बताया जाता है कि भाई सबसे छोटा जो पार्टिकल है जिससे भी कोई भी चीज जिससे बनती है, वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। सही है, तो हम कहते हैं यहाँ पे ये है कि भाई अच्छा, यहाँ पे फोर लफ्ज है एलिमेंट। एलिमेंट देखो, एलिमेंट कहते हैं अच्छा भाई, एलिमेंट उस चीज को कहते हैं जो अपनी देखो खास हालत में पाई जाए, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। सही है, जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाया जाए। सही, जिसमें कोई और चीज शामिल ना हो। सही है, जैसे वाटर है, वाटर एक एलिमेंट नहीं है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो आप कहेंगे हाँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है क्योंकि उसमें और कोई चीज शामिल नहीं है। सही है, तो हर मैटर जो होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं एटम। सही है, फिर यही एटम अच्छा, चूंकि हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सही, जो कि लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। इन 16 में से भी जो 6 एलिमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पंज, इसका अगर हम वो बनाए तो इसको हम स्पंज कहते हैं। स्पंज मतलब S फॉर सल्फर, P फॉर फास्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। तो ये जो 6 एलिमेंट इन 16 में से ये जो होते हैं ये बेसिक एलिमेंट कहलाए जाते हैं। सही है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कितने, 6 एलिमेंट। और वाइटल जो अल्लाह आपका भला करे, बायो एलिमेंट्स टोटल 16 है, लेकिन उनमें से बेसिक एलिमेंट्स जो है वो 6 हैं। 6 कौन कौन से, स्पंज जिसको हम बोलते हैं, तो 6 है सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि भाई 16 किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिसमें से 6 बेसिक है। सही है, जो 6 हमने यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं मोलिकुलर लेवल। सही है, मोलिकुलर लेवल में ये होता है कि जब एटम्स आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे जो चीज बनती है हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। सही है, तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं। सही है, तो हम यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। एटम्स की बाइंडिंग से हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हमारा सेल बना होता है या हमारी लिविंग बॉडी बनती है, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। सही है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है भाई, जिससे हमारा सेल बना है या फिर हम कह सकते हैं हमारी लिविंग बॉडी बनी है, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। सही है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिससे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सही है, तो जिसमें से हमारे पास ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। सही है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारे वो मॉलिक्यूल्स है जिससे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन इसमें से माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल जो छोटे छोटे यूनिट, मैक्रोमोलिक्यूल वो बड़े बड़े यूनिट जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लेकिन बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट मिलके जिससे जो यूनिट बनता है वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो इससे कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। इस तरीके से प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। लिपिड जो है वो बहुत सारे एसिड्स, फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। सही, तो ये दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। सही है, अच्छा भाई, अब इसका मॉलिक्यूल्स के बाद जो हमने पढ़ा कि भाई जिन मॉलिक्यूल से सेल बनता है उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है सेल को बनाते हैं, इसके में अब फिर इसके आगे हम देखते हैं सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। सही है, तो सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पहले समझना पड़ेगा कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। सही है, प्रोटोप्लाज्म और सस्पेंशन, भाई हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स, जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है।
ये जब सारे आपस में काम करते हैं, जब सारे आपस में काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है यहाँ पे, देखो भाई, सस्पेंशन अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे पानी है, पानी में आपने डाल दिया ऑयल। अब ऑयल, आपको पता है ऑयल पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑयल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। इस चीज को हम कहते हैं सस्पेंशन, कि भाई कोई चीज किसी चीज में डिसॉल्व ना हो, सही है। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई पानी अलग रहता है और ऑयल अलग रहता है, लेकिन दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। इसी तरीके से सस्पेंशन का यही मतलब है कि बायोमोलिक्यूल सस्पेंशन में हो, यानी सारे अलग थलग हो, आपस में डिसॉल्व ना हो, और सारे आपस में जब काम कर रहे हो, तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, सही है। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल जब आपस में काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, तो उसको हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म, सही है। लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की शक्ल में काम करता है, उसको हम कहते हैं सेल, सही है। तो इससे मतलब क्या निकला कि भाई सेल हमारा, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, सही है। तो बहुत सारे जब अल्लाह आपका भला करे, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जब एक यूनिट की शक्ल में काम करता है, अलग अलग नहीं बल्कि सिर्फ एक यूनिट की शक्ल में काम करता है, तो उसको हम कहते हैं सेल, सही है। तो नतीजा क्या निकला कि भाई बहुत सारे मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, सही है। इसी तरीके से बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं, सिमिलर टाइप के सेल, सही है, सिमिलर टाइप के सेल जब आपस में मिलते हैं, तो उससे बनने वाला जो चीज होती है उसको हम टिश्यू कहते हैं, सही है। सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। फिर बहुत अलग अलग टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलके अरेंज होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं और एक साथ काम करने लग जाते हैं, सही है। अलग अलग टिश्यूज आपस में एक साथ अरेंज होके काम करते हैं, और जब वो आपस में अरेंज होते हैं तो उससे जो चीज बनती है हम उसको कहते हैं ऑर्गन्स, सही है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये सारे हमारे क्या ऑर्गन्स, सही है। बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स जब आपस में एक साथ काम करते हैं, ये देखिए भाई, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, सही है। अलग अलग ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सही है। किसको परफॉर्म करते हैं, फंक्शन को, और उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसको जरा इस तरह से समझो, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसको समझाता हूं जरा। क्या हमारे पास एक फंक्शन है रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस रेस्पायरेशन को कराने के लिए, ये रेस्पायरेशन एक ऑर्गन सिस्टम भी कहलाता है। इस रेस्पायरेशन को कराने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत, रेस्पायरेशन असल में क्या फंक्शन है, लेकिन इसको कराने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होती है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि भाई उसमें अलग अलग ऑर्गन मौजूद होंगे, जैसे हमारी नोज है, सही, नाक से हवा अंदर ली जाती है। फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया हमारी ये वाली पाइप होती है जिसके थ्रू सांस, हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाती है, सही है। ट्रेकिया फिर आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, सही है। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल बनते हैं, सही है, और ब्रोंक्यूल से फिर एल्व्यूलाई बनता है। तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स है, ये तकरीबन 4-5 ऑर्गन्स है जो कि हमारा कौन सा काम कराते हैं, रेस्पायरेशन का काम कराते हैं, सही है। तो ये सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं, ये सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि मिल के रेस्पायरेशन का काम कराता है। इसी तरीके से एक और ऑर्गन सिस्टम भी है, एक्सक्रीशन वाला। एक्सक्रीशन में हमारे पास इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे पास होता है, उसमें एक और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसमें हमारे पास किडनी, यूरेटर, ये वगैरह शामिल होते हैं। इस तरीके से एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जिसमें हमारे पास स्टमक, लिवर, ये सारे ऑर्गन शामिल होते हैं, सही। इन सारे ऑर्गन्स का एक ऑर्गन सिस्टम बना होता है। इस तरीके से हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो ऑर्गन्स का ऑर्गन सिस्टम बना होता है उसमें होता है हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारी जो थे ये उसमें शामिल होती है, सही है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में काम करते हैं तो इनसे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में यूनाइट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और अल्लाह आपका भला करे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम जब आपस में यूनाइट होते हैं
एक यूनिट में काम करते, कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो इससे एक बॉडी बनती है, या फिर उस बॉडी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सही है। तो कुल मिला के जरा बात को दोहराया जाए कि भाई एक तो बायोमोलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म जब यूनिट की शक्ल में काम करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। तो बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी बनाते हैं, या फिर उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सही है। अच्छा भाई, जब हमारे पास बेबी बन जाता है, जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर हम उसका नाम रखते हैं, तो ये नाम रखने वाला लेवल जो है वो कहलाता है टेक्सोनोमिक लेवल। सही है। इस टेक्सोनोमिक लेवल का सबसे छोटा जो स्पीशी होता है, यूनिट होता है, वो कहलाता है स्पीशी। सही है। देखो भाई, स्पीशी अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन से पहले, स्पीशी की डेफिनेशन से पहले, हर स्पीशी मतलब ये होता है, जैसे इंसान एक अलग स्पीशी है, कुत्ता एक अलग स्पीशी है, आपके पास बिल्ली एक अलग स्पीशी है, तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके अलग अलग स्पीशी कहलाते हैं। सही है। तो स्पीशी का मतलब ये होता है कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी दिखने में सिमिलर हो। इंसान दिखने में सारे एक जैसे होते हैं ना, दोनों के दो हाथ, दोनों के दो पाँव। सही है। सारे इंसानों के दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें, सही है, एक मुंह, ये सारा होता है। लेकिन कुत्ते की 4 टांगे होती है तो वो हमसे डिफरेंट है, कुत्ते की 2 मुंह होती है वो हमसे डिफरेंट है। सही। तो वो एक अलग स्पीशी, हम एक अलग स्पीशी। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और जो कि इंटरब्रीड करते और प्रोड्यूस करते फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सही है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है कि भाई बच्चे पैदा करता है वो स्पीशी, और ऐसे बच्चे पैदा करते हैं कि भाई वो फर्टाइल हो, यानी वो मजीद बच्चों को पैदा कर सके। सही है। अच्छा भाई, ये थी हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन। तो अलग अलग स्पीशी का आपको समझ आई गया होगा कि भाई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग स्पीशी कहलाते हैं। सही है। फिर बहुत सारे स्पीशी एक किस्म के, जैसे अगर इंसान है तो इंसान, कुत्ता है तो कुत्ता, बिल्ली है तो बिल्ली, तोता है तो तोता। सही है। तो अगर बहुत सारे एक जैसे स्पीशी एक जगह पे रह रहे हों, एक हैबिटेट में रह रहे हों, एक जगह पे रह रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ये उनकी क्या है, पॉपुलेशन है। अगर कुत्ते सारे आपस में रह रहे हैं तो ये कुत्तों की पॉपुलेशन है। अगर शेर आपस में रह रहे तो वो शेर की पॉपुलेशन है। अगर इंसान रह रहे सारे तो वो इंसानों की पॉपुलेशन है। सही है। ये है पॉपुलेशन लेवल। सही। फिर पॉपुलेशन लेवल के बाद आते हैं कम्युनिटी लेवल, जो क्या लिखा हुआ कि भाई इसमें हम देखते हैं डिफरेंट स्पीशी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इंसान वगैरह। जब बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज आपस में एक जगह पर रह रहे होते हैं तो हम उसको हम कहते हैं ये कम्युनिटी है। सही। अगर सिर्फ एक किस्म के स्पीशी रह रहे, एक किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे, तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्पीशीज रह रहे तो वो कहलाई जाती है उसकी कम्युनिटी। सही। फिर आता है हमारे पास अगला जो लेवल है वो है इकोलॉजिकल लेवल और इकोसिस्टम। सही है। अब इस कम्युनिटी को, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपने आसपास के नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सही। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं कि भाई इंसानों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, और वो हवा उसको एनवायरनमेंट से मिलेगी। सही है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से मिलेगी। तो ये कम्युनिटी जो है ये डिपेंड करती है भाई नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे। सही है। लेकिन ये जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये रेसिप्रोकल इंटरेक्शन करती है। रेसिप्रोकल इंटरेक्शन करती है। रेसिप्रोकल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि अगर ये हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बदले में हवा को कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे होते हैं। सही है। इसी इंटरेक्शन या इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। सही है। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम समझ आ गया होगा। अब बहुत सारे इकोलॉजिकल सिस्टम, जैसे सहरा एक अलग इकोसिस्टम है, जंगलात एक अलग इकोसिस्टम है, समंदर वाला पानी का अलग इकोसिस्टम है, मीठा पानी में रहने वाले एक अलग इकोसिस्टम है। सही है। नॉर्मल जगह पे रहने वाले एक अलग इकोसिस्टम। तो बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो उससे हम कहते हैं ये बनता है हमारा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को हम एक और डेफिनेशन से भी बताते हैं कि भाई जमीन का वो हिस्सा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदगी रहती है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। सही है। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अब इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल करते हैं, यानी जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं,
उसको हम कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कहलाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे डाइजेस्ट द फूड, ये फूड को भी डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, ये एक्सक्रीशन भी कर रहे होते हैं, ये मूव भी कर रहे होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही है। और बाकी जितने भी काम जो आम लोग आम जानवर करते हैं, ये भी सारे वो काम करते हैं, सही है। लेकिन सिर्फ फर्क कितना होता है कि आम जो हम देखते हैं वो सब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, तो इनको यूनिसेलुलर कहलाया जाता है। और हम जो है वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो ये जो जितने भी सारे काम कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और बाकी जितने भी काम कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करना, इनका और हमारा जो तरीका होता है वो अलग होता है, सही है। ये यूनिसेलुलर अलग तरीके से करते हैं और हम मल्टी सेलुलर बिल्कुल अलग तरीके से ये सारे काम कर रहे होते हैं। इनमें एग्जांपल आता है हमारा बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इस अमीबा के बारे में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। फिर आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिसमें हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपस में मिल के आपस में एक दूसरे के साथ एक जगह रहते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं, सही है। अच्छा, अब वो आपस में एक कॉलोनी में रहते तो है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी हर कोई अपना काम खुद कर रहा होता है, हर कोई अपना काम खुद कर रहा होता है। और ये भी नहीं कि बहुत सारे सेल आपस में मिल गए, एक एक सेल मिल गए तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लिया, ये ऐसा भी नहीं होता। एक कॉलोनी बनाते हैं जिसमें हर एक इंडिपेंडेंट होता है, सही, अपना काम खुद कर रहा होता है। तो यहाँ पे यही है कि भाई मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं बाय फॉर्मिंग कॉलोनी, एक कॉलोनी की शक्ल में, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते और ना ही कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स। इसके बारे में भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में, सही है। इस तरीके से फिर अगला आता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही है। तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा फ्रॉग हो गया, मस्टर्ड प्लांट, ह्यूमन एटसेट्रा, सही। इस फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट के बारे में भी हम मजीद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसके नोट्स बनाए, इसकी तैयारी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।